तीन सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल पैदा होता है कि इमरजेंसी क्यों लगी। दूसरा सवाल पैदा होता है कि इमरजेंसी के दौरान क्या क्या यानी क्या इमरजेंसी का जो 21 महीने का समय है वो क्या एक समान था या उसमें कुछ उतार चढ़ाव भी थे। और तीसरा सवाल है कि आखिर इंदिरा गांधी ने चुनाव क्यों करवाए। ये बस तीन सवाल हैं जहां तक मुझे लगता है आज के संदर्भ में। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जब इमरजेंसी लगी तो मैं एक गांव में था, शादी विवाह के दिन थे उन दिनों, और उस कानपुर देहात के गांव में मैं था। हम लोगों को सुबह 8 बजे के करीब 26 जून की 8 बजे की रेडियो पर इंदिरा जी आई और उन्होंने इमरजेंसी क्यों जरूरी है, क्यों उसकी घोषणा करनी पड़ी हमको, इसकी उन्होंने उन्होंने भाषण दिया, जिससे कि सब लोगों को मालूम हो सका कि इमरजेंसी लग गई है। अब उस बारात में हमारे जैसे जो लोग थे वो वहां से निकले और मैं सीधे पटना पहुंचा। पटना में 2 लोगों से मिला, त्रिपुरारी शरण जो सर्वोदय के बड़े नेता थे, और जेपी की गिरफ्तारी के बाद वो इमरजेंसी के दौरान कमान संभालने के लिए वहां 2 लोग थे। उसमें एक त्रिपुरारी शरण थे। त्रिपुरारी शरण के नाम के कई लोग हुए हैं वहां। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सर्वोदय के जो त्रिपुरारी शरण थे, एक त्रिपुरारी शरण वहां बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं थे उस समय, एक IAS भी है। तो त्रिपुरारी शरण वहां बहुत है, मतलब ये हुआ। लेकिन मैं त्रिपुरारी शरण जो सर्वोदय के नेता थे मुझे मालूम था कि कहाँ वो छिपे हुए हैं। संभवतः 27 की बात होगी। मैं उनके पास गया और वहीं पर गोविंद जी भी आ गए, गोविंदाचार्य। और इन दोनों ने कहा कि दोनों की एक ही सलाह थी। उन्होंने कुछ मुझे पैसे दिए क्योंकि उनको मालूम था कि मेरे पास कोई पैसा वैसा है नहीं। तो उन्होंने कुछ पैसे मुझे दिए और कहा कि अब आप इसी अवस्था में, जैसे आप आए हैं वैसे ही आप यहाँ से निकलिए, यानी पटना से निकलिए, और जहाँ आप कुछ दिन रह सकते हैं, अंडरग्राउंड रह सकते हैं, अंडरग्राउंड काम कर सकते हैं, वहाँ चले जाइए और फिर हम लोगों का संपर्क बना रहेगा। मैं अगले दिन तो सचमुच, अब वो पूरा वर्णन नहीं करके मैं बहुत संक्षेप में कहता हूँ कि मैं बनारस पहुंचा और ये सोचकर पहुंचा कि बनारस में तो हम छिप सकते हैं। एक जगह हमने सामान रखा और शाम को जब मुझे लगा कि अब हमको, मैं बहुत सालों से बनारस में हूँ नहीं, तो हमको कम ही लोग पहचानते होंगे, तो सड़क पार कर रहा था। अब मेरे दुर्भाग्य से कहिए या मेरे सौभाग्य से मैं नहीं जानता, सड़क पार कर रहा था। ये मैदागिन की बात है, सामने कंपनी बाग है, तो मैंने भी सावधानी बरती कि सड़क पार करते समय हमको कौन देखता है, और रात भी हो रही है, 9 बज रहा है। लेकिन मैदागिन चौराहे पर सुधाकर पांडे और उनके सब साथी, यानी कांग्रेस के उनके साथी और उस समय के वो लोकसभा मेंबर थे, उन्होंने देख लिया कि राम बहादुर राय नाम का आदमी जा रहा है, और बगल में ही कोतवाली थी। तो कोतवाली में उन लोगों ने बाकायदे दबाव बनाया और 40-50 सिपाही कंपनी बाग में क्रॉस करने वाला था उससे पहले ही। और अब जानते हैं कि मैं दौड़ नहीं सकता बहुत, उस समय भी और आज भी। तो ये पकड़ा गया, पुलिस ने घेर लिया
मुझे कोतवाली लाया गया। कोतवाल को बताया गया कि वो कोई बड़ा छात्र नेता पकड़ा गया। कोतवाल साहब ऊपर से आए तो वो मेरे सहपाठी के बड़े भाई थे। तो उन्होंने जो सिपाही लेकर के आए थे उनको बड़ी गाली दी और कहा कि तुमको यही करना था, ये मेरे बड़े भाई हैं। तो उन्होंने अपना ऑफिस खाली कराया और अपनी चारपाई एक भिजवाई, दो एक किताब भिजवाई और कहा कि अब आप तो यहीं रहिए। और मैं जिलाधिकारी से बात करता हूँ, आप हैं कौन? लेकिन जिलाधिकारी पर कांग्रेस का दबाव था और जिलाधिकारी ने अंततः, यानी ये कोतवाल कह रहा है कि ये राम बहादुर राय नाम का जो आदमी है वो बनारस में उसकी कोई गतिविधि सालों से नहीं है, ये कैसे इमरजेंसी विरोधी हो सकता है। और जिलाधिकारी कह रहा है कि नहीं, कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि राम बहादुर राय पटना में बिहार आंदोलन में ये कुछ प्रमुख आदमी जैसे हैं, तो लिहाजा इनको पीछा में डालो। तो कोतवाल और जिलाधिकारी में 18 घंटे या 20 घंटे तक ये सब बहस चली और अंततः पटना से हमारा सारा जो कच्चा चिट्ठा कहिए, हुलिया कहिए, वो मंगा लिया गया और अंततः मुझे जेल भेज दिया गया। लालमणि चौबे भी उसी तरह से, मैंने जो लोग बनारस छिपने के लिए आए वो अगले दिन ही पकड़े गए। ये मैं एक दूसरा संस्मरण आपको सुनाना चाहता हूँ, रोचक है और उससे आप समझ सकते हैं कि दरअसल मैं जो अंत में मैंने इसके बाद कहने वाला हूँ वो ये है कि शुरू का जो 5-6 महीने था वो कितना बड़ा सदमा था हर व्यक्ति के लिए। इसका अंदाज मैं दूसरी घटना से आपको बताना चाहता हूँ। हम सब लोग बनारस में 2 जेल हैं, एक डिस्ट्रिक्ट जेल है जिसको चौका घाट की जेल कहते हैं और एक सेंट्रल जेल है जिसको शिवपुर की जेल कहते हैं। हम सब लोग शुरू में डिस्ट्रिक्ट जेल में रखे गए और हम लोगों के जो पुराने सब साथी थे वो सब इकट्ठे हो गए। तो करीब 11 बजे के आसपास में कोई काम तो होता नहीं था, पढ़ते थे या गपशप करते थे या मजाक करते थे या खाना बनाते थे। तो चावल बन रहे थे हम लोग, चावल दाल, ताकि कंकड़ वंकड़ निकल जाए। तो मैंने अचानक मुझे सूझा, मैंने जो लालमणि चौबे से कहा, देवव्रत मजूमदार से कहा, मार्कंडे सिंह भी थे, तीनों अपने जमाने के बहुत अच्छे दौड़ाक थे। 100 मीटर की रेस में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मार्कंडे ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। चौबे जी भी बहुत तेज दौड़ते थे, देवव्रत मजूमदार बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। तो मैंने कहा कि ये आप तीनों को बड़ा धिक्कार है। तो बड़े ध्यान से सुना उन्होंने। मैंने कहा कि ये 4-5 फुट की दीवार है और जेपी तो 52 फुट की दीवार कूद करके बाहर चले गए थे। मैं तो कोई रेसलर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन आप तीनों कर सकते हैं। तो ये चावल दाल बिनने की बजाय आप बाहर जाइए। अब हमको पता नहीं था कि हमारे बीच में एक पुलिस का जासूस है और आप सब लोगों को हैरानी होगी कि वो क्रांतिकारी था। जो जासूस था वो माओवादी था और क्रांतिकारी था। हम उसको इसी रूप में जानते थे कि क्रांतिकारी है। अभी हम लोगों के बीच में हंसी मजाक चल रहा है। 5-7 मिनट बाद जेलर आता है और ये जैसे मेरे पास एक कागज है अभी, वैसे ही
जेलर के हाथ में एक कागज था, उसने पहला नाम लिया राम बहादुर राय, और इस तरह से करके 17 नाम चुने। जो हम सब बैठे थे उसमें एक को छोड़कर 17 नाम, 17 लोग बैठ करके ये कर रहे थे। 17 नाम उसने लिए और कहा कि आप तो जैसे हैं वैसे उसी तरह से उठिए, हमारे साथ चलिए, और जिलाधिकारी का आदेश है कि आप को सेंट्रल जेल में जाना। हम लोग खड़े हो गए, प्रोटेस्ट करने का कोई मतलब नहीं था, उनके पीछे पीछे चल पड़े। अब आप समझिए कि जैसे कोई अपने घर में मर जाता है, चाहे वो किसी उम्र का भी हो, तो जो रोना धोना होता, शेष जो राजनीतिक बंदी थे वो हमको रोते हुए दरवाजे तक छोड़ने आए, इसका, और हम लोग भी थोड़ा बहुत भावुक हो गए। मैं ये घटना इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि शुरू के दिनों में 2 बातें लोगों के दिमाग में थी कि ये इमरजेंसी तो अब हमेशा रहेगी। दूसरी बात थी कि अब अगर कोई जेल जाता है तो उससे भेंट अगले ही जन्म में होगी, वो बाहर आने का तो कोई सवाल नहीं। लेकिन ये फेज था 5 महीने। 5 महीने बाद लोगों ने अपने को ऑर्गेनाइज किया, और ऑर्गेनाइज करने में सबसे बड़ी भूमिका मैं ये कह सकता हूँ कि आरएसएस का अंडरग्राउंड नेटवर्क, और इसको तब, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस के साथी हों या मधुलिमय के लोग हों या कांग्रेस ओ वाले हों, सबने इस बात को स्वीकार किया। उस दौरान उनके पत्र व्यवहार अगर आप देखेंगे तो उन्होंने माना कि इस अंडरग्राउंड वर्किंग के कारण एक जोश पैदा हुआ, और फिर तो मेरा मतलब है कि शुरू का सदमा, और उस सदमे के दौरान जो प्रेस के साथ करता हुआ, नागरिकों के साथ हुआ और बुजुर्गों के साथ हुआ, वो एक अलग अध्याय है, और उसके बारे में आलोक मेहता जी ज्यादा बताएंगे। लेकिन ये शुरू के दिनों में चाहे वो जितने भी बड़े क्रांतिकारी रहे होंगे, वो सहम गए। जो हिम्मत करके बाहर आए वो 5 महीने बाद आए, और इन 5 महीनों के अंदर थोड़ा अनुशासन भी दफ्तरों में पैदा हुआ, तो ये लगा कि इमरजेंसी तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन 5 महीने बाद जो संघर्ष का सिलसिला चला, मैं और बहुत संस्मरण सुना सकता हूँ, लेकिन मैं आखिर में 2 बातें आपसे और कहूँगा कि चुनाव क्यों हुए। पहला सवाल था कि इमरजेंसी क्यों लगी, तो उसका उत्तर मैं लंबा नहीं देना चाहता, एक वाक्य में मैं कहना चाहता हूँ कि 26 जनवरी 26 जून एक तारीख है, 12 जून एक तारीख है, 24 जून दूसरी तारीख है, और 25 जून तीसरी तारीख है। ये 4 तारीखें आप याद रखें। 12 जून का फैसला, जिसके बारे में हितेश शंकर जी ने बहुत ढंग से बताया, 12 जून इंदिरा गांधी के लिए 3 घटनाओं के लिए है। डीपी धर सुबह 6 बजे उनकी मृत्यु होती है, 10 बजे इलाहाबाद का फैसला आता है, और 4 बजे गुजरात में जनता मोर्चा चुनाव जीत जाता है। ये 3 12 जून की घटनाएं हैं। 10 लेकिन 1 जून से ही सिद्धार्थ शंकर राय हर हफ्ते 1 जून से लेकर और 26 जून तक सिद्धार्थ शंकर राय पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर के रूप में नहीं, चीफ मिनिस्टर तो थे ही वो, इंदिरा गांधी के दोस्त के नाते, सहायक के नाते, लॉ बैरिस्टर के नाते
वो 1 जून से 26 जून तक अगर कोई शाह कमीशन में आप सिद्धार्थ शंकर रे की अगर आप गवाही पढ़ेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। यानी उन्होंने गवाही दी है, बाकायदा बताया है कि कैसे इमरजेंसी लगी। उसमें मैं कहना ये चाहता हूँ, लंबा किस्सा ना हो इसलिए, कि इंदिरा गांधी को अगर सुप्रीम कोर्ट से पूरी राहत मिल जाती और प्रधानमंत्री वो बने रह सकती थी तो इमरजेंसी नहीं लगती। जेपी के भाषण में ऐसा कुछ नहीं है जो इमरजेंसी का कारण। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैं नहीं जानता कि आप हमारे बात से सहमत हैं अभी, कि जेपी आंदोलन में इतना दम नहीं था कि वो इस देश में क्रांति पैदा करे। मैं उस आंदोलन का एक सिपाही रहा हूँ और उस आंदोलन की ताकत को जानता हूँ। वो आंदोलन, मैं जो कह रहा हूँ उसका प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूँ। जेपी की जेल डायरी है, और आप जानते हैं जेपी की जेल डायरी कब शुरू होती है? 23 जुलाई 1975। जेपी अरेस्ट कब होते हैं? 25 जून की रात को। 25 जून की रात से लेकर 23 जुलाई तक जेपी ने कलम नहीं उठाई। परंतु जब 23 जुलाई को जेपी का भाषण होता है, जेपी अपनी जेल डायरी की पहली लाइन लिखते हैं, तो पहली लाइन है कि मेरी दुनिया लुट चुकी है। और मैं ये उम्मीद कर रहा था कि मेरी गिरफ्तारी के बाद पटना की सड़कों पर खून की धुनी बह जाएगी, यानी लोग क्रांति के लिए लौट आएंगे। लेकिन वहां सन्नाटा। आप सोच सकते हैं कि जेपी को कितना बड़ा सपना लगा होगा फिलहाल से। मैं इंदिरा गांधी को, और दूसरी बात, लंबा हो रहा है, मैं माफी चाहता हूँ, बिशन टंडन की डायरी पढ़िए। प्रधानमंत्री कार्यालय से इमरजेंसी की डायरी दो खंडों में है। और बिशन टंडन IAS अफसर रहे हैं, अभी भी जीवित हैं, 94 साल के हैं। मैं उनसे मिलता रहता हूँ। मैंने उस डायरी को उनसे कह करके छपवाया। वो डायरी हमने मैन्युस्क्रिप्ट उसका देखा। वो एक प्रोफेसर के बेटे हैं और अंग्रेजी के बजाय हिंदी वाले। उनकी सारी डायरी आलोक जी हाथ से लिखी हुई। वो जो बिरला फाउंडेशन के सेक्रेटरी थे, मैं उनके पास जाता था, तो एक दिन उन्होंने मुझे वो डायरी दिखाई। मैंने कहा कि ये टंडन जी, इसको ये छपी जाएगी। तो अब खैर हिंदी अंग्रेजी दोनों में आ गई है। बिशन टंडन ने उस अपनी डायरी में बार बार लिखा है। मैं अभी इलाहाबाद कोर्ट के फैसले की जो कहानी है वो अलग कहानी है, कभी हम लोग बैठेंगे तो मैं वो भी बताऊंगा आपको। कुल ये कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरजेंसी केवल इसलिए लगी क्योंकि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ता। अब दूसरा सवाल ये आता है कि उन्होंने चुनाव क्यों करा। तो मैं इसको भी अब संक्षेप में बता करके, दो बातें बता करके मैं आपको आगे अपनी बात पूरी करूंगा। 28 दिसंबर 1976 को मैं जेल से बाहर आ गया था। मैंने आपको बता दिया कि मिसा में कोतवाल के कारण मैं नहीं गया, DIR में गया। और RSS के लोगों ने हमको DIR से 9 दिसंबर के पहले हफ्ते में 76 में 16-17 महीने बाद ही सही, लेकिन लगातार लगे हुए थे कि इनको निकलवाना है। तो अंततः DIR में मुझे जमानत मिली। उन दिनों
मीसा में जमानत नहीं मिलती थी, तो खैर हमको जमानत मिली। मीसा का हमारा कागज सेंट्रल जेल में पहुंचे उससे पहले हमको निकाल दिया, और हम जब निकल करके आए तो इसी दिल्ली में 28 दिसंबर को एक जो अंडरग्राउंड वर्किंग के बड़े नेता थे, उसमें बाबूराव मोघे, उसके सूत्रधार अशोक सिंघल, ये सब लोग जो है अंडरग्राउंड वर्किंग में थे। भानु प्रताप शुक्ल, ऐसे लोगों की एक अंडरग्राउंड मीटिंग थी और उसमें मुझे बुलाया गया, हम उसमें शामिल हुए। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो एम्स का जो धर्मशाला है ना, वो अंडरग्राउंड वर्किंग का सबसे बड़ा केंद्र था। उसमें आरएसएस के जितने बड़े नेता थे, जिनका मैंने नाम नहीं लिया और जिनका लिया, वो सब उसी में ठहरते थे। ये जो आज एम्स के ठीक सामने वो धर्मशाला है राजगढ़िया, लेकिन हमारी जो मीटिंग हुई थी वो मालवीय नगर में हुई थी। अब तब मालवीय नगर सरकारी फ्लैट्स कुछ थे और बाकी खेत ही थे। मैं 76 की बात कर रहा हूँ। खैर, मीटिंग के बाद जब हम और हमारे रहने की अलग पूर्वी के द्वई नगर में व्यवस्था थी। मुझे ये भी याद है कि रात को 12 बजे के करीब रजत शर्मा काली कोट पहने हुए आए। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये कि अगले दिन मैं वाजपेयी जी से मिला, एक बेरोजगार रोड पर। मुझे बताया गया कि 4 बजे वो सोकर उठते हैं और चाय पीते हैं और जो आता है उससे गपशप करते हैं, और अब आजकल गिरफ्तारी उनसे मिलने पर होते ही हैं। तो उनसे मिला। मैं उनसे इसलिए मिला क्योंकि उन दिनों एक खबर आई थी कि वाजपेयी जी ओम मेहता से मिलने के लिए गए या ओम मेहता से उनकी भेंट। तो मेरी रुचि थी ये जानने में कि ओम मेहता से आप क्या बात। तो मैंने पहले उनसे पूछा कि ओम मेहता आपके पास आए थे, ऐसा सुनते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ओम मेहता आजकल बहुत बड़े आदमी हैं। और मैं गया और ओम मेहता को के माध्यम से वाजपेयी जी इंदिरा गांधी को कहना चाहते थे कि चुनाव कराओ। मतलब चुनाव कराने के लिए इंदिरा गांधी के चारों तरफ एक घेरेबंदी उस समय हुई थी। हिरण्यमय कार्लेकर से अगर आप बात करेंगे तो बहुत किस्से बता देंगे। लेकिन और मैं अब ये आखिरी बात बताता हूँ कि अगर आप उपल जयकर की जीवनी पढ़ें, उपल जयकर की इंदिरा गांधी, तो उसमें भी उन्होंने लिखा है कि जे कृष्णमूर्ति ने उनको कहा था कि चुनाव कराओ। चारों तरफ से उनके पास आए थे और इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा 18 जनवरी 1977 को की, जब जिस दिन प्रयाग में महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या का स्नान था। चुनाव इमरजेंसी में कराए गए, परंतु यहाँ था उनका उल्टा पड़ा। उनको लग रहा था कि इमरजेंसी में चुनाव कराएंगे तो चुनाव में विपक्ष के पास न कार्यकर्ता होगा, न समर्थन होगा, न लोग आएंगे। तो इमरजेंसी में चुनाव कराकर अपनी इमरजेंसी की घोषणा पर लोगों की मुहर लगवा करके और हम डेमोक्रेट बने रहेंगे, परंतु हो गया उल्टा। आखिरी बात ये कि चुनाव के दौरान स्वर्ण सिंह कमेटी की जो आपने कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन की बात बताई, तो एक स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी। स्वर्ण सिंह कमेटी की जो सिफारिश थी उसके आधार पर संविधान का जो 42वां संशोधन है, 39वां से 42वां,
वो संविधान का 3/4 पुनर्लेखन है, जिसे जनता पार्टी ने भी बदला नहीं। उसमें प्रियम्बल में शामिल है। मैंने ज्यादा समय लिया क्योंकि ये विषय ऐसा है कि हम इस पर बहुत कुछ बोलते जा सकते हैं। मैं अपनी बात पूरी